नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि यूपी पुलिस और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखेंगे हम नींव अर्थशास्त्र के जनक और आधार। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो ये है एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो इन्होंने 1776 में लिखी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम याद रखना और ये भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने बांटा था? तो वो थे रेगनर फिशर। ठीक है, रेगनर फिशर ने अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में बांटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन होता है? तो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कि मांग, उत्पादन, बाजार का। व्यष्टि को कहते हैं माइक्रो। ठीक है, और जो समष्टि होता है उसे कहते हैं मैक्रो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो राजनीतिक विषय पर आधारित है, पॉलिटिकल साइंस पर। अगला क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र में क्या शामिल है? तो इसमें समग्र अर्थव्यवस्था जैसे कि राष्ट्रीय आय, गरीबी, कुल बेरोजगारी। तो ये मैक्रो होता है। ठीक है, मैक्रो मतलब समष्टि। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र। तो सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है? सर्वाधिक रोजगार किससे दिया जाता है? तो प्राइमरी क्षेत्र में ही सर्वाधिक रोजगार है। 55% से ज्यादा जनसंख्या जो है प्राथमिक रोजगार में ही लगी हुई है, प्राथमिक क्षेत्र में। फिर जीडीपी में सबसे कम योगदान, तो सबसे सबसे कम योगदान इस प्राथमिक क्षेत्र का ही है, 17%। उदाहरण कृषि, खनन, ये जो कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, क्या क्या, जैसे कृषि और खनन जो प्राकृतिक चीज होती है ना, वो प्राइमरी सेक्टर में ही आती है। और ये ध्यान रखना आप, सबसे ज्यादा लोग इसी में है, प्राइमरी सेक्टर में, और जीडीपी का सबसे कम योगदान इसी का। फिर आते हैं द्वितीय सेक्टर, सेकेंडरी। भारत माध्यमिक क्षेत्र कहते हैं इसे हम। जैसे उदाहरण के लिए जैसे कि सभी कारखाने, विनिर्माण, गैस जल आपूर्ति आदि किसमें आते हैं? इसमें आते हैं द्वितीयक सेक्टर में। तो इसमें जो आती है प्राकृतिक आती है प्राइमरी सेक्टर में, और द्वितीयक सेक्टर में आती है जो प्राइमरी से बनती है चीज, जो प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, फिर आते हैं टर्टरी सेक्टर में, टर्सरी, जिसमें सेवा क्षेत्र आता है, सर्विस सेक्टर। और जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका? सर्विस सेक्टर का, ये टर्सरी सेक्टर का। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कार्यरत है इसमें। और उदाहरण के लिए जैसे बैंकिंग, शिक्षा, पुलिस, ये किस में आती है? टर्सरी सेक्टर में आती है। फिर उसके बाद देखते हैं चतुर्थ सेक्टर। ठीक है, अभी वर्तमान में चतुर्थ सेक्टर भी आ गया है। तो इस ये संबंधित है ज्ञान और बौद्धिक क्षेत्र से, जैसे आईटी और आर&डी। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आदि संबंधित चतुर्थ क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था का ढांचा स्वामित्व के आधार पर। तो अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका स्वामित्व होता है? तो ये होता है निजी क्षेत्र का, प्राइमरी सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, इसके जनक कौन कहे जाते हैं? तो वो है एडम स्मिथ। फिर आता है समाजवादी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें जो स्वामित्व होता है वो पूरी तरह से सरकार का होता है, केंद्रीकृत व्यवस्था होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण होता है, पब्लिक वेलफेयर। और इसके जनक कौन कहे जाते हैं? तो वह कार्ल मार्क्स। इनकी पुस्तक है दास कैपिटल। ठीक है, अब देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो स्वामित्व किसका होता है इसमें? तो सरकार प्लस निजी क्षेत्र दोनों का ही इसमें स्वामित्व होता है। और भारत में कब लागू की गई है? ये औद्योगिक नीति 1948 में लागू की गई थी। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखते हैं वैश्वीकरण, खुली बनाम बंद अर्थव्यवस्था। तो दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है वैश्वीकरण के आधार पर। एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, एक होती है खुली अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। तो क्या विशेषता होती है क्लोज्ड इकोनॉमी की? ना कोई आयात, ना कोई निर्यात, खुद में संपन्न, भारी दुनिया से कटे हुए होते हैं। तो इसमें क्या है, कोई भी देश अगर बंद अर्थव्यवस्था वाला होता है तो ना तो कोई आयात करता है बाहर किसी देश से, ना ही किसी देश को कुछ बेचता है, निर्यात करता है। ठीक है, वो खुद ही संपन्न रहता है और भारी दुनिया से कटे हुए रहते हैं। फिर देखते हैं हम खुली अर्थव्यवस्था। तो इसकी क्या विशेषता है? इसमें आयात और निर्यात दोनों पूरी तरह से स्वीकृत होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं वैश्वीकरण, क्या क्या लाभ है? तो
वैश्विक व्यापार बढ़ता है, विदेशी बाजारों का एकीकरण होता है और संसाधनों की गतिशीलता बढ़ती है। ठीक है, ये सारे कारण लाभ मिलते हैं वैश्वीकरण से। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया, जैसे यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल का एग्जाम्पल दिया गया। गर्ल्स हॉस्टल में क्या है, नो एंट्री नो एग्जिट। ठीक है, कोई बाहर नहीं जाएगा। और जो बॉयज हॉस्टल है वो हर समय खुला रहता है, तो निर्यात आयात इसमें हम कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देश की आय का मापन, जीडीपी और जीएनपी। देखते हैं क्या क्या अंतर है। तो जीएनपी कैसे निकालते हैं, तो जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है, तो जीएनपी में क्या शामिल होता है, जीडीपी तो होती है, उसके साथ विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी इसमें सम्मिलित की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनएनपी, एड फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर क्या है, तो इसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से कैसे बचें, तो केवल अंतिम उत्पादों को शामिल करके। ठीक है, फाइनल गुड्स को। तो राष्ट्रीय आय में क्या होता है, इसमें क्या है, केवल अंतिम उत्पाद जो फाइनल गुड्स होते हैं उसी को जोड़ा जाता है इसमें, उसी की आय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब मानी जाती है, जब देश में भौतिक वस्तु एवं सेवाओं का वास्तविक उत्पादन बढ़ता है, तो क्या मानते हैं, जीडीपी में वृद्धि माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदू विकास दर 3.5 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय आय से है। यह शब्द प्रोफेसर राज कृष्णन ने दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना वीडियो। राष्ट्रीय आय इतिहास से वर्तमान तक, तो सबसे पहले देखते हैं। ये 1867-68 से शुरू हुई है और प्रेजेंट 2019 तक के देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने दिया था, तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये बताई थी, और इनकी पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इन्होंने इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। इंपोर्टेंट बुक है और ये पूरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो वर्तमान में एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, 23 मई 2019 को सीएसओ प्लस एनएसएसओ को मिलाकर बनाया गया था ये। ठीक है, तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय गणना करता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ठीक है, कब बनाया गया, 23 मई 2019 को। ठीक है, याद रखना इसे, डेट को भी आप। चलिए आगे देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमें राष्ट्रीय आय भाग देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग देना होता है, तो इससे पर कैपिटा इनकम निकल जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय आय गणना का नया आधार वर्ष क्या है, तो वह 2022-23। इससे पहले 11-12 हुआ करता था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब वर्तमान में क्या है, आधार वर्ष 2022 और 23। चलिए आगे देखते हैं। मौद्रिक नियंत्रण, आरबीआई की लिक्विडिटी मशीन, तो मॉनिटरिंग जो कंट्रोल करता है वो कौन, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब और कैसे हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण। और इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, वो थे सीडी देशमुख। ठीक है, तो याद रखना आप इनको फैक्ट। अब आगे देखते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो होते हैं वित्त सचिव के, जबकि बाकी सभी पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीआरआर और एसएलआर क्या है, तो सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म। ये आरबीआई के पास रखा हुआ वो है, धन होता है जो बैंक के द्वारा रखा जाता है। फिर होता है एसएलआर, बैंक स्वयं के पास रखते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाजार की चुनौतियां, मुद्रास्फीति और जांच। तो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, महंगाई का अर्थव्यवस्था पर प्राथमिक प्रभाव क्या पड़ता है, तो वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती जाती है, परचेसिंग पावर। ठीक है, तो ये जो है महंगाई का प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पर। अगला देखेंगे क्वेश्चन। फिर है स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन क्या, स्टैगफ्लेशन की घातक स्थिति क्या है, तो 3 चीजें एक साथ बढ़ती हैं, उच्च महंगाई प्लस उच्च बेरोजगारी प्लस उच्च आर्थिक विकास दर। ठीक है, तो ये तीनों ही एक साथ बढ़ती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इस वर्ड को जरूर याद रखना है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तीनों चीज एक साथ बढ़ती है, उच्च महंगाई, उच्च बेरोजगारी और शून्य आर्थिक विकास।
चलिए आगे देखते हैं। तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप। जैसे तरलता जाल क्या है? ब्याज दरें कम होने पर भी लोग निवेश नहीं करते, नगद पैसा अपने पास दबा कर रखते हैं, तो उसे तरलता जाल कहते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। फिर आता है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में मुख्य अंतर क्या है देखते हैं। डब्ल्यूपीआई थोक स्तर पर महंगाई मापता है और सीपीआई खुदरा स्तर पर महंगाई मापता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चारों ही क्वेश्चन आपके लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम विस्थापन, नीति आयोग और वित्त आयोग। तो योजना आयोग था पहले, उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। अब देखते हैं योजना आयोग 15 मार्च 2050 को इसकी स्थापना हुई थी। यह केवल एक परामर्शदात्री एडवाइजरी संस्था थी। ठीक है, और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना है, जो कि योजना आयोग के स्थान पर ही आया है। यह सहकारी संघवाद और बॉटम टू अप अप्रोच पर आधारित थिंक टैंक है, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो कैसा थिंक टैंक है? सहकारी संघवाद और बॉटम टू अप अप्रोच पर आधारित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस शब्द को जरूर याद रखना। आप ये फैक्ट बना के पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर देखते हैं वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठन किया जाता है वित्त आयोग का। तो वो अनुच्छेद 280, राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह अरविंद पनगड़िया, और जिसकी अवधि रहने वाली है 2026 से 2031 को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद क्या है? तो वह अनुच्छेद 243 आई और 243 बाई। ठीक है, ये राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष वो है, वित्त आयोग का अनुच्छेद। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं रोलिंग प्लान, जिसे हम अनवरत योजना भी कहते हैं, कब लागू हुई? तो ये आई थी 1978 से 1980 तक चली, 2 साल के लिए, और ये जनता पार्टी द्वारा चलाई गई थी। प्रोफेसर लकड़वाल द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी आपके। और ये पांचवी वित्त, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, उसके टाइम पे लाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं टैक्स, कर प्रणाली सिद्धांत और जीएसटी। तो देखते हैं लाफर वक्र क्या दर्शाता है। तो एक कर की दर और राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है, और बहुत अधिक टैक्स दर से राजस्व घट जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता है तो राजस्व जो है घट जाएगा। तो देखो दिखा रखा है, कर राजस्व और कम दर। तो अगर टैक्स ज़्यादा लेते हैं तो क्या घट जाता है? राजस्व घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो एक अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है, जो कि पहला राज्य कौन सा है? असम रहा है। कर चोरी और कर नियोजन में क्या अंतर है? तो कर चोरी गैर कानूनी अपराध है, ठीक है, जबकि कर नियोजन जो टैक्स प्लानिंग है, कानूनी दायरे में टैक्स बचाना कहा जाता है। ठीक है? फिर है कैनन ऑफ इक्विटी। कैनन ऑफ इक्विटी क्या है? समान आय वाले व्यक्तियों पर एक समान कर लगाना क्या कहलाता है? कैनन ऑफ एक्टिविटी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते। बजट बुलेटिन उत्तर प्रदेश और केंद्र। तो यूपी बजट 2024-25 तो कितना रहा है? बजट का 9,16,963.35 करोड़। ठीक है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी मुख्य थीम क्या है? नवनिर्माण। और राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना है? तो ये राज्य की जीडीपी का 3% रखा गया है। ठीक है, तो अगर हम ये 2025-26 का देखें, ये पुराना हो गया। ठीक है, यूपी बजट 2025-26 को, तो उसको आपके कितना है? तो वो है 9,12,696.35 करोड़। ठीक है, इसे याद रखना है आपको। 9,12,696.35 करोड़ है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट, शून्य आधारित बजट क्या होता है? तो ये हर वर्ष शून्य से शुरू करके नए सिरे पर बजट आवंटित करना ही केंद्र आधारित बजट कहलाता है। ठीक है, शून्य आधारित बजट। चलिए अगला देखते हैं। घाटे का बजट मंदी में क्यों उपयोगी है? तो सरकारी खर्च बढ़ने से बाजार में डिमांड बढ़ती है और मंदी दूर होती है, इसलिए घाटे का बजट मंदी में जरूरी है। फिर है कैपेक्स कितना है, मतलब कि पूंजीगत व्यय। तो ये है 12.2 लाख करोड़। ठीक है, कैपेक्स। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखेंगे समाज की चुनौती, गरीबी और असमानताएं। तो लॉरेंज वक्र क्या मापता है? तो आय की असमानता को मापता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कॉन्सेप्ट, वक्र समता रेखा से जितना दूर होगा असमानता उतनी अधिक होगी। तो ये दिखाया गया है, देखो ये जो समता रेखा से जितना दूर है उतना ही लॉरेंज वक्र अधिक होगा। फिर है गिनी गुणांक का मान। तो ये 0 से 1 होता है। 0 पूर्ण समानता और 1 पूर्ण असमानता को दर्शाता है। फिर देखते हैं सापेक्ष गरीबी क्या है? औसत जीवन स्तर की तुलना करके मापी जाती है, जो कि सापेक्ष गरीबी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निरपेक्ष गरीबी क्या है? तो मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा, मकान से वंचित रहना, ये निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी आपको याद रखना। तो निरपेक्ष में क्या है? जो मूलभूत आवश्यकता है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, अगर इनसे वंचित है तो निरपेक्ष में आता है। ठीक है, ऑब्सोल्यूट। और सापेक्ष औसत जीवन स्तर की तुलना करके मापी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तेंदुलकर समिति 2009 में आई थी। इसने गरीबी का आकलन आधार क्या माना था? तो मासिक उपभोग व्यय माना था, मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, महीने में कितना उपभोग करते हैं, कितना व्यय करते हैं, उसके आधार पर दिया गया था। फिर देखते हैं रोजगार और शेयर बाजार। बेरोजगारी के प्रकार। तो एक होती है प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी। ये कहाँ मिलती है? तो ये ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे कि एक खेत होता है, ठीक है, तो और उस खेत में एक लोग काम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद उनके बेटे भी उसी उसी उतनी भूमि में काम करने लगते हैं। ठीक है, अब 3 लोग काम कर रहे हैं, उसके 2 बेटे और एक वो खुद किसान। तो ये क्या है? ये एक प्रकार की प्रचंड बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी, जिसमें पता नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? तो रोजगार और व्यक्ति की कौशल योग्यता के बीच तालमेल ना होना, इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। फिर होती है चक्रीय बेरोजगारी। ये कब आती है? जब बाजार में मांग कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या फैल जाती है? चक्रीय बेरोजगारी फैल जाती है। इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं शेयर बाजार। सेबी का मुख्य आधार क्या है? तो पूंजी बाजार का विनियमन करना ही सेबी का मुख्य कार्य होता है। और स्थापना हुई थी 1988 में, और वैधानिक रूप से 1992 में हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, तेजड़िया और मंदड़िया कौन है? तो बुल्स शेयर बढ़ने की उम्मीद होती है और बियर्स कीमत घटने की उम्मीद। ठीक है, तो तेजड़िया मतलब तेज होना शेयर, और मंदड़िया मतलब मंदे होना शेयर। ठीक है, ऐसे याद रखना, इंपोर्टेंट है फैक्ट। बीएसई और एनएसई के मुख्य सूचकांक क्या है? बीएसई का सेंसेक्स 30 है और एनएसई का निफ्टी 50 होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट। तो चलिए, हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो चुके हैं जो इकोनॉमिक्स से संबंधित थे। तो ये यूपी पुलिस और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में अपने सुझाव जरूर बताना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक वीडियो तक जुड़े रहने के लिए।